अगर मैं कहूँ कि आज हम एक ऐसी दुनिया की बात करने वाले हैं जहाँ शादी पेड़ पौधों को गवाह मानकर होती है। पेड़ पौधों को। हाँ, और तलाक के लिए बस साड़ी का पल्लू फाड़ना काफी है। ओह माय। और तो और अपराध करने से पहले भी मतलब भगवान से बाकायदा इजाजत ली जाती है। सुनने में तो ये किसी पौराणिक कहानी का हिस्सा लगता है, लेकिन ये प्रथाएं आज भी मौजूद हैं, और वो भी कहीं दूर नहीं, अपने ही राजस्थान में। बिल्कुल, ये वहाँ की जनजातीय संस्कृतियों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। हम्म। और आज हम राजस्थान की इन्हीं प्रमुख जनजातियों की रंग बिरंगी और अनोखी दुनिया की गहराई से पड़ताल करेंगे। और मुझे लगता है हमारा मिशन सिर्फ फैक्ट्स जानना नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके पीछे की सोच को समझना भी है। सही। क्योंकि अक्सर जब हम आंकड़ों की बात करते हैं, जैसे कि राजस्थान की 13.5% आबादी जनजातीय है, हाँ। तो वो सिर्फ एक नंबर लगता है। बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब है कि राज्य की विधानसभा में 25 सीटें उनके लिए आरक्षित हैं। ये आंकड़े उनके राजनीतिक और सामाजिक हक को तय करते हैं। सही कहा। और आबादी के लिहाज से राजस्थान देश में छठे नंबर पर है, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से 13वें स्थान पर। हाँ, ये दिखाता है कि जनजातीय आबादी कुछ खास इलाकों में ही केंद्रित है। जैसे सबसे ज्यादा उदयपुर में। और प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा बांसवाड़ा में, करीब 76%। और सबसे कम शायद बीकानेर और नागौर जैसे जिलों में। ये भौगोलिक पैटर्न हमें उनकी जीवन शैली के बारे में भी बताता है, जो ज्यादातर पहाड़ों और जंगलों से जुड़ी रही है। तो सबसे बड़ी जनजातियों से शुरू करें। हाँ, मीणा, भील और गरासिया। बिल्कुल इसी क्रम में बात करते हैं। तो सबसे पहले मीणा जनजाति। ये न सिर्फ जनसंख्या में नंबर 1 है, बल्कि आज सबसे शिक्षित और मतलब मुख्य धारा में शामिल जनजातियों में से एक है। और इनका नाम मीन यानी मछली से आया है ना? ये खुद को भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का वंशज मानते हैं। हाँ, और इसी मान्यता को मुनि मगन सागर ने अपनी किताब मीणा पुराण में विस्तार से बताया है। जिसमें उन्होंने मीणाओं के 5200 गोत्रों का जिक्र किया है। ये तो बहुत विशाल है। बिल्कुल, ये उनके विशाल सामाजिक ताने बाने को दिखाता है। और इस ताने बाने को चलाने के लिए इनका अपना एक मजबूत सामाजिक ढांचा भी है। जैसे इनके मुखिया को पटेल कहते हैं। हाँ, और अगर कोई बड़ा मसला हो जिसे कई गांव मिलकर सुलझाते हैं, तो उसके लिए इनकी सबसे बड़ी पंचायत बैठती है। 84 पंचायत। 84, बिल्कुल। ये 84 गांव की सुप्रीम कोर्ट की तरह काम करती है। यानी इनका अपना एक सेल्फ गवर्नेंस का सिस्टम है। और जहां तक मान्यताओं की बात है, भूरिया बाबा इनके सबसे बड़े आराध्य देव हैं। कहते हैं कि कोई मीणा उनकी झूठी कसम नहीं खाता। ये उनके लिए एक नैतिक कंपास की तरह है। और इनकी सामाजिक प्रथाएं तो और भी दिलचस्प हैं। जैसे शादी में मोरनी मारना की रस्म होती है। जिसमें दीवारों पर मोर के सुंदर चित्र बनाए जाते हैं। हाँ, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इनके तलाक का तरीका। छेड़ा फाड़ना। बिल्कुल। ये सुनने में जितना अजीब लगता है, उतना ही सरल है। पंचायत के सामने पति अपनी पत्नी की साड़ी का पल्लू फाड़कर उसमें कुछ पैसे बांधकर उसे दे देता है, और बस रिश्ता खत्म। कोई लंबी कानूनी लड़ाई नहीं। ये एक सामाजिक सहमति का प्रतीक है। और इसी से जुड़ी एक और प्रथा है झगड़ा राशि। अच्छा, वो क्या है? मान लीजिए कोई शादीशुदा महिला अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष के साथ रहने लगती है, तो जो नया साथी है वो पहले पति को कुछ पैसे देता है। इसे सिर्फ एक एग्जिट फीस की तरह देखना अधूरा होगा। ये झगड़ा राशि असल में उस पहले पति के परिवार को हुए सामाजिक और आर्थिक नुकसान की भरपाई का एक तरीका है। अच्छा, मतलब ये दिखाता है कि उनके समाज में व्यक्तिगत फैसले से ज्यादा समुदाय के संतुलन को महत्व दिया जाता है। बिल्कुल सही। तो मीणा जनजाति जहां आज सबसे शिक्षित और मुख्य धारा में है, वहीं अब हम उस जनजाति की बात करते हैं। और हाँ, ये विषय काफी गहरा और विस्तृत है। अगर कोई इसे और गहराई से व्यवस्थित तरीके से समझना चाहे, तो हमारे राजस्थान भूगोल पर आधारित प्रिंटेड नोट्स और ई बुक पीडीएफ भी उपलब्ध है। अच्छा। इन्हें आसानी से घर बैठे मंगवाया जा सकता है या हमारी ऐप पर पढ़ा जा सकता है। उसमें आपको सभी टॉपिक्स सरल भाषा में मिल जाएंगे। ये तो बहुत बढ़िया जानकारी है। जो राजस्थान की सबसे प्राचीन मानी जाती है। भील। हाँ, भील, जिनकी पहचान आज भी जंगलों और प्रकृति से जुड़ी है। भील शब्द द्रविड़ भाषा के बिल से आया है, अच्छा। जिसका अर्थ है तीर कमान। ये इनकी पहचान है। और कर्नल जेम्स टॉड ने इन्हें वन पुत्र कहा था। जो इनके जंगल के साथ अटूट रिश्ते को दिखाता है। और जब भी इन पर कोई संकट आता है, तो इनका रणघोष फाई रे गूंज उठता है। इनकी जीवन शैली पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है। ये झूम खेती करते हैं, जिसे वालरा कहते हैं। लेकिन इसमें भी फर्क है ना? हाँ, जो खेती पहाड़ों के ढलान पर होती है उसे ची माता कहते हैं।
और ये ची माता सिर्फ खेती का नाम नहीं है, वो पहाड़ को माँ का दर्जा देते हैं, इसीलिए ची माता। वाह। जबकि मैदानी इलाकों में होने वाली खेती दजिया कहलाती है। इनके घर भी लकड़ी और मिट्टी के बने होते हैं, जिन्हें टापरा या कू कहा जाता है। कई घर मिलकर एक फला यानी मोहल्ला बनाते हैं और कई फला मिलकर एक पाल यानी गांव। और इस पूरे पाल का जो मुखिया होता है उसे गमेती कहते हैं। लेकिन इनकी सबसे खूबसूरत प्रथाओं में से एक है हाथी वेंडो विवाह। इसमें किसी पंडित या मंत्रों की जरूरत नहीं होती, पेड़ पौधों को ही साक्षी मानकर शादी कर ली जाती है। कितना इको फ्रेंडली है। बिल्कुल, ये प्रकृति के प्रति उनके सम्मान का सबसे बड़ा उदाहरण है। और एक और रस्म है जिसमें दूल्हा अपनी ससुराल की दीवार पर विवाह की देवी भराड़ी देवी का चित्र बनाता है। ये भी कला और आस्था का संगम है। इनके विश्वास भी बहुत गहरे हैं। जैसे ये केसरियानाथ जी की चढ़ी हुई केसर का पानी पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। और महुआ का पेड़ तो इनके लिए कल्प वृक्ष जैसा है। हाँ, उसके बनने वाली देसी शराब मावड़ी इनके हर सामाजिक उत्सव का हिस्सा है। तो भीलों का जीवन जहाँ प्रकृति से इतना जुड़ा है, वहीं राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति गरासिया अपने सामाजिक लचीलेपन और प्रेम विवाहों के लिए जानी जाती है। ये ज्यादातर सिरोही के आबू रोड और पिंडवाड़ा इलाकों में रहते हैं। हाँ, और इनकी आध्यात्मिक आस्था नक्की झील से जुड़ी है, जहाँ ये अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित करते हैं। अच्छा। और ये मोर को पवित्र पक्षी और सफेद रंग के पशुओं को बहुत शुभ मानते हैं। बिल्कुल। और इनके समाज में विवाह की कई ऐसी प्रथाएं हैं जो आज के समाज को भी हैरान कर दें। मोर बंदिया तो इनकी पारंपरिक शादी है, जिसमें पूरे रीति रिवाज और फेरे होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कई विकल्प हैं। हाँ, और ये विवाह के अलग अलग प्रकार उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को भी दर्शाते हैं। मोरबंदिया विवाह में ज्यादा खर्च होता है तो वो संपन्न परिवार करते हैं, जबकि पहरावना या मेलबो सादगी और व्यवहारिकता को प्राथमिकता देते हैं। पहरावना में तो नाम मात्र के फेरे होते हैं और लड़की को बस 2 जोड़ी कपड़ों में विदा कर दिया जाता है। और मेलबो में तो कोई रस्म ही नहीं होती, लड़की को बस लड़के के घर छोड़ दिया जाता है। ये दिखाता है कि उनके समाज में रिश्ते को सामाजिक मान्यता देना औपचारिकता से ज्यादा जरूरी है। और फिर सेवा विवाह भी है। हाँ, जिसमें लड़के को शादी से पहले लड़की के घर रह के काम करके अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ती है, एक तरह का प्रोबेशन पीरियड। बिल्कुल। शादी की अनोखी रस्में तो हैं ही, पर कुछ प्रथाएं ऐसी भी हैं जो विवादास्पद मानी जाती हैं। जैसे सांसी जनजाति में वो क्या कहते हैं, कुकड़ी रस्म। हाँ, कुकड़ी रस्म। हाँ, ये एक बहुत ही विवादास्पद प्रथा है, जिसमें शादी के तुरंत बाद लड़की के चरित्र की परीक्षा ली जाती है। अच्छा। हालांकि अब इस पर बहुत सवाल उठाए जाते हैं और ये धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन ये उनके समाज की एक पुरानी और जटिल सच्चाई रही है। सामाजिक नियमों की बात करें तो एक और जनजाति है जिसका जिक्र जरूरी है, कंजर जनजाति। ये अपने अपराध करने की प्रवृत्ति के लिए जाने जाते थे, लेकिन इनकी भी अपनी एक आचार संहिता है। बिल्कुल, जैसे ये हाकिम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। और अपराध करने से पहले देवताओं से आशीर्वाद भी लेते हैं, जिसे पाती मांगना कहते हैं। ये एक तरह का नैतिक विरोधाभास है ना, कि गलत काम के लिए भी दैवीय स्वीकृति चाहिए। सही कहा। और इनके घरों की बनावट भी इनकी जीवन शैली को दर्शाती है। हाँ, घरों में दरवाजे के साथ साथ पीछे एक खिड़की या भागने का रास्ता जरूर होता है, एक परमानेंट एग्जिट प्लान। जहाँ कुछ जनजातियों की पहचान उनके काम या सामाजिक नियमों से है, वहीं कुछ की पहचान उनके अनूठे रिवाजों से है, जैसे बारां जिले में रहने वाली सहरिया जनजाति, जो भारत सरकार द्वारा घोषित एकमात्र आदिम जनजाति समूह में आती है। सही। और इनमें एक बहुत ही अनोखा धारी संस्कार होता है। वो क्या है? जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो तीसरे दिन उसकी अस्थियां और राख के ऊपर एक बर्तन ढक दिया जाता है। अच्छा। अगली सुबह उस राख पर बने निशानों को देखकर ये अनुमान लगाया जाता है कि मृतक ने किस योनि में पुनर्जन्म लिया है। अरे वाह, ये पुनर्जन्म में उनके गहरे विश्वास को दिखाता है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि जीवन के चक्र को समझने का उनका अपना तरीका है। बिल्कुल। इसी तरह खैर के पेड़ से कत्था बनाने वाली कथौड़ी जनजाति के रिवाज भी बहुत अलग है। ये मूल रूप से महाराष्ट्र की जनजाति है जो उदयपुर में आकर बस गई। इनके समाज में कई ऐसी बातें हैं जो बहुत आधुनिक लगती हैं, जैसे महिलाएं और पुरुष साथ बैठकर शराब पीते हैं, जो आमतौर पर पारंपरिक समाजों में नहीं देखा जाता। और महिलाएं गहनों से ज्यादा अपने शरीर पर टैटू गुदवाना पसंद करती हैं। ये उनकी अपनी सौंदर्य की परिभाषा है। हाँ, और उनकी खान पान की आदतें भी अलग हैं।
वो दूध नहीं पीते और बंदर का मांस खाना पसंद करते हैं। ये बातें हमें सिखाती हैं कि जिसे हम सामान्य मानते हैं वो कितना सापेक्ष है। और इस विविधता का सबसे अच्छा उदाहरण है डामोर जनजाति। ये ज्यादातर डूंगरपुर में रहते हैं और बाकी जनजातियों से इस मायने में अलग है कि ये जंगलों पर निर्भर नहीं है बल्कि खेती और पशुपालन करते हैं। लेकिन इनकी सबसे खास बात यह है कि डामोर पुरुष भी महिलाओं की तरह ही गहने पहनते हैं। ये तो जेंडर इक्वालिटी या कहें जेंडर फ्लूइडिटी का बेहतरीन उदाहरण है। जिस बात पर आज के शहरी समाज में इतनी बहस होती है वो उनके लिए एक सामान्य जीवन शैली का हिस्सा है। तो आज हमने देखा कि राजस्थान की जनजातियां सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है। मीणाओं के मजबूत सामाजिक ढांचे से लेकर भीलों के प्रकृति प्रेम तक और गरासियों के लचीले विवाह नियमों से लेकर डामोर पुरुषों के गहने पहने तक, हर समुदाय की अपनी एक अलग पहचान और दुनिया को देखने का नजरिया है। बिल्कुल। और ये सिर्फ रोचक तथ्य नहीं है, ये हमें सिखाते हैं कि समाज को चलाने के, रिश्ते निभाने के और प्रकृति के साथ संतुलन बनाने के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं। छेड़ा फाड़ना से लेकर हाथी वेंडू तक हर प्रथा उनके जीवन के दर्शन को दर्शाती है। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है, जब आज की दुनिया सस्टेनेबल लिविंग, कम्युनिटी बॉन्डिंग और जेंडर इक्वालिटी जैसे शब्दों पर जोर दे रही है, तो इन जनजातियों की सदियों पुरानी जीवन शैली से हम क्या सीख सकते हैं, जहां ये सब बातें सिर्फ शब्द नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा रही हैं? ये सोचने वाली बात है।